हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। अय्यापुर इलाके में बाढ़ के पानी में 3 बच्चियों की डूबने से हुई मौत, पूरे गांव में मचा कोहराम। सरैया थाना क्षेत्र के रेपुरा एसबीआई बैंक में दिन दहाड़े अपराधियों ने तकरीबन 7 लाख की लूट कर हुए फरार। बाढ़ के निरीक्षण के लिए पहुंचे आपदा विभाग के सचिव ने अधिकारियों को दिए कई कड़े निर्देश। और भारतीय किसान संघर्ष समिति ने बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थ कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर इलाके में बाढ़ के पानी में 3 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। तीनों बच्चियां एक ही परिवार की थीं। बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बच्ची की मौत हो गई। मौत की खबर फैलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल घटना अय्यापुर थाना क्षेत्र के झपहा पंचायत के शिवराहा वासुदेव गांव की है, जहां स्नान करने के दौरान एक ही परिवार की 3 बच्ची डूब गई। जब तक लोग उसे बाहर निकालते तब तक मौत हो चुकी थी। मृतिका गांव के ही जय प्रसाद राय की 3 पुत्री प्रीति कुमारी, शिवानी कुमारी और रागनी कुमारी बताई गई है। सूचना पर पहुंचे अय्यापुर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर गांव के ही बाढ़ के पानी में नहा रही थी। इसी क्रम में ज्यादा पानी में जाने के कारण तीनों बच्ची डूबने लगी। स्थानीय लोगों के काफी प्रयास के बाद भी जब पानी से बाहर निकाला गया तब तक मौत हो चुकी। बचा प्रखंड के झपहा 05 पंचायत में शिवराहा वासुदेव में खड़े हैं। यहाँ पर अभी 3 बच्ची डूबने से मर गई है। क्योंकि बच्ची घर से डेरा पर जा रही थी, पानी ज़्यादा होने के कारण पैर फिसल गया। एक को बचाने के चक्कर में एक एक करके तीनों बहन डूब के मर गई। जो शिवराहा वासुदेव के जय प्रसाद राय की पुत्री है ना। और हमने अय्यापुर थाना को सूचना दिया, वो आए और सीओ को सूचना दिए, कर्मचारी को सूचना दिए, सभी लोग आके मृतक को। सरैया थाना क्षेत्र के रेपुरा एसबीआई ब्रांच में दिन दहाड़े अपराधियों ने तकरीबन 7 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। भागने के दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की। जिले के सरैया थाना क्षेत्र स्थित रेपुरा एसबीआई शाखा से गुरुवार को दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने 6,82,380 रुपए लूट लिए। इसमें एक ग्राहक का 20,000 रुपए भी था। इस दौरान अपराधियों ने बैंक के अंदर और बाहर करीबन 1 दर्जन राउंड फायरिंग करते हुए भाग गया। घटना की सूचना पर सरैया थाना की पुलिस एसडीपीओ राजेश शर्मा मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। कुछ देर बाद एसएसपी जयंतकांत भी पहुंचे। बैंक कर्मियों से पूछताछ कर सीसीटीवी खंगाला गया। एसएसपी ने कहा कि घटना की छानबीन की जा रही है, शीघ्र ही अपराधियों को दबोच लिया जाएगा। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि दिन के 11:20 बजे थे। इसी दौरान एक एक कर 6 अपराधी बैंक के भीतर घुसे। सबसे पहले सुरक्षा कर्मी पर पिस्टल तान दिया और कब्जे में ले लिया। इसके बाद बैंक में मौजूद ग्राहकों को अन्य अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर धमकी देने लगे। कैश काउंटर पर मौजूद कैशियर को पिस्टल के बट से मारकर जख्मी कर दिया। जैसे बैंक में 4 आदमी हम लोग मैनेजर साहब से बैठ के अपना ऑनलाइन काम करवा रहे थे। बाहर से हल्ला हुआ तो हम मैनेजर साहब बाहर निकलने की कोशिश किए। वैसे ही 2 गोली यहाँ चलाया बाहर में, अंदर गेट बंद कर दिए। तो बाद में इधर से कैशियर साहब को पकड़ के, बबलू को पकड़ के अंदर ले गया और मैनेजर साहब से चाबी छीन कर बोल्ट की तरफ ले गया, पैसा ले गया। अंदर 5 था, एक बाहर था। हम लोग 5 को देखे हैं, 1 को नहीं देखे हैं। 20 के आसपास 6 अपराधी आए और हथियार के बल पर हमारे बैंक से 6,82,380 रुपया लूट कर लेके चले गए। कहाँ से लूटा गया? हमारे कैश काउंटर से। मारपीट भी की गई? थोड़ा मारपीट किया गया है। अंदर में फायरिंग भी की? जी हाँ, अंदर में फायरिंग हुई। कितना फायरिंग हुआ? 3 या 4 राउंड हुआ। कितने की संख्या में थे अपराधी? 6। ग्राहकों से भी लूट हुआ? ग्राहकों, एक ग्राहक का पैसा देने के क्रम में ही पैसा दिया नहीं जा सका था, तो उनका पैसा हमारे काउंटर पर ही वो 20,000
एसडीपीओ राजेश शर्मा ने बताया कि अज्ञात अपराधियों ने बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधी 6 की संख्या में थे। बैंक के अंदर से एक ग्राहक के साथ भी लूट हुई। कुल 6.82 लाख रुपए लूट लिए गए। मामले की जांच की जा रही है। बड़िया थाना क्षेत्र है जिसमें रायपुरा बाजार के पास जो है भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है। इसी में जो है आज 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा बैंक लूट की घटना कारित की गई है। दिन में 11:20 बजे ये लोग बैंक में प्रवेश किए। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी किया गया है। ग्राहकों से भी लूट की गई जी, एक ग्राहक का पैसा भी लिया गया है। टोटल अमाउंट हुआ है? 6,82,000 रुपया लूटे जाने की बात बताई गई है। सर खोखा भी बरामद हुआ? जी, खोखा भी बरामद हुआ है। कितना सर? 3। अभी तक क्लू मिले? यह आपदा विभाग के सचिव ने जिले के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को कई कड़े निर्देश दिए। जिले की नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गुरुवार को आपदा विभाग के सचिव वर्तमान पटना के आयुक्त संजय अग्रवाल, कृषि महानिदेशक RS तितरमारे के साथ हेलीकॉप्टर से पताही हवाई अड्डा पहुंचे, जहां जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सभी अधिकारियों के साथ उन्होंने बूढ़ी गंडक और बागमती से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान कटरा और आए गायघाट, मीनापुर, बंदरा, पारू और साहेबगंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा करने के उपरांत संजय अग्रवाल ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फ्लड फाइटिंग टीम, SDRF और NDRF की तैनाती कर दी गई है। साथ ही सिंचाई विभाग और गंडक प्रोजेक्ट के अभियंताओं को बांध के मरम्मत और बांधों पर बन रहे दबाव को मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव का काम शुरू करने का निर्देश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, बेतिया इन जिलों का निरीक्षण किया था। कल दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर का निरीक्षण किया। उसके बाद उनके द्वारा निर्देश दिए गए कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ सभी राहत के कार्य किए जाएँ। आज उन इलाकों के जो जिला पदाधिकारी उनको भी सारे इलाकों को दिखाया जा रहा है हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से, ताकि कौन कौन से इलाके बाढ़ प्रभावित हैं, वहाँ किस प्रकार की ज़रूरत है, वहाँ किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है, उन सब का आकलन करके तुरंत सारी कार्रवाई प्रारंभ हो। सभी DMs ने लगातार राहत के लिए जो जो काम करने हैं वो कर रहे हैं। कई जगह नावें दी गई हैं, कई जगह लोगों को बाहर निकाला गया है और जहाँ भी आवागमन बाधित हो रहा है, कहीं सड़क टूटी है तो उसको भी लेकर के काम किए जा रहे हैं। NDRF, SDRF की टीम लगाई गई है और जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वहाँ कृषि को लेकर के कोई क्षति हुई, बिचड़े को लेकर कोई क्षति हुई तो उसका भी आकलन किया जा रहा है, ताकि वहाँ के लोगों को मदद पहुँचाई जा सके। सरकार लगातार निगरानी रखे हुए है और सभी प्रकार के बचाव और राहत कार्य सभी समय पर किए जाए। नदियों का सर क्या स्थिति आपको संज्ञान में? नदियों का जलस्तर पहले बढ़ रहा था, अभी पिछले 2-3 दिनों से स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है, लेकिन क्योंकि अब बरसात का मौसम और नेपाल से भी बारिश काफ़ी हो रही है तो लगातार स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। सिंचाई विभाग के तमाम अभियंता जितने भी बांध हैं उनकी सुरक्षा कर रहे हैं और वहाँ निगरानी भी रखी जा रही है कहीं, ताकि बांध पर रिसाव न हो। यदि कहीं बांध पर रिसाव की कोई बात आती है तो तुरंत उसके लिए जो फ्लड फाइटिंग मटेरियल्स वो भी सभी जगह उपलब्ध है और उसको लेकर के भी आज जो सिंचाई विभाग के अभियंता हैं, फ्लड डिवीजन के अभियंता, उनको भी हवाई सर्वेक्षण में साथ लिया जा रहा है। दादर कोल्वा पंचायत के बाढ़ प्रभावित लोगों ने NH पर शरण ली है, लेकिन अभी भी कई गांव के लोग बाढ़ की आशंका से भयभीत दिख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर के वृद्धि होने से काटी के दादर कोल्वा पंचायत का कई हिस्सा बाढ़ के पानी से प्रभावित हो चुका है। विजय छपरा गांव के हजारों लोगों की आबादी अब बांध पर शरण लेने लगी है। विजय छपरा गांव का रिंग बांध जो पिछले वर्ष भी बाढ़ के त्रासदी से ध्वस्त हो चुका था, उसकी मरम्मती तो कराई गई, लेकिन नदी में पानी बढ़ने से बांध पर दबाव पड़ना शुरू हो चुका है। बांध में दरार पड़ गए हैं। हालांकि इसकी मरम्मती कार्य संबंधित विभाग द्वारा कराया जा रहा है। लोग दहशत में हैं कि जलस्तर में जिस प्रकार से तेजी के साथ वृद्धि जारी है, इससे रात भर में पानी ऊंचे स्थान पर भी प्रवेश कर जाएंगे। बांध के नीचे बसे लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण लोग बांध पर शरण लेने लगे हैं। यहाँ के लोगों में स्थानीय जल प्रतिनिधियों के खिलाफ काफी आक्रोश दिखा।
पीड़ितों की हालत और बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे स्थानीय मुखिया लखिंद्र शाह को ग्रामीणों का आक्रोश झेलना पड़ा। जिला पार्षद 20 के प्रतिनिधि दिलीप शाह भी विजय छपरा पहुंचे थे। उन्होंने रिंग बांध की मरम्मती कार्य का निरीक्षण किया। ग्रामीणों का कहना था कि रिंग बांध के आसपास में मिट्टी का भराव होना अति आवश्यक है। पानी लगातार बढ़ने से ऊंचे स्थान पर भी दबाव शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने रिंग बांध की मरम्मती कार्य को मजबूती ढंग से नहीं किए जाने की शिकायत की कहना है कि बांध में दरार पड़ने लगा है। यदि यह बांध टूटता है तो हजारों आबादी प्रभावित हो जाएगी। सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलने से ग्रामीण आक्रोशित दिखे। ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी शौचालय बना हुआ लेकिन इसे जबरन ताला बंद कर दिया गया है। किसी प्रकार की कोई सुविधा अब तक नहीं मिली। घर में पानी प्रवेश कर गया है। घर की बेटी बहू सब तंबू में रहने के लिए विवश है। वहीं अमोद कुमार सिंह ने कहा कि रिंग बांध टूटने से मेडिकल अस्पताल के आसपास का कई हिस्सा डूब जाएगा। यहाँ न पानी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है और न ही शौचालय की व्यवस्था। पशु के लिए चारा की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। स्थानीय मुखिया लखिंद्र शाह ने बताया कि 4000 से अधिक लोग पूरे पंचायत से प्रभावित हैं, लेकिन अब तक कोई भी सुविधा पीड़ित को नहीं मिल पाया है। उन्होंने बताया कि पुलिस लाइन चौक के समीप बांध की मरम्मती के लिए 1 महीना पूर्व ही इसकी लिखित सूचना संबंधित पदाधिकारियों को दे दिया गया था, लेकिन अब तक कोई काम नहीं किया गया है। वहीं जिला पार्षद प्रतिनिधि दिलीप शाह ने बताया कि जिला पार्षद क्षेत्र 20 के लगभग सभी पंचायतें बाढ़ के पानी में डूब चुका है। उन्होंने मांग की कि प्रभावित लोगों के लिए भोजन, शौचालय एवं अन्य सुविधा अविलंब मुहैया कराया जाए। सब जाता ही सब साल हो खला हर साल हो बउआ साल सावन भादो में होइत रही आ ये बड़ी सारे जेठ से निकाल ले घर डूब गेल, घर पूरा डूब गेल। तो कहला ई राउठी गिरल, सूखे गिरल है। अच्छा, कोनो अल्लाह हम मदद करे कोनो ना हो बउआ, ओ ऐसी तो झाड़ू से मारते ओकरा झाड़ू से बउआ मारते हर साल के जैसी ना देसी हर साल बउआ ये गतिया है। तू सब दिन संग का पन्नी खाग दैयो वार्ड पन्नी उन्नी ना देलो ह ना वार्ड के घर में। ये मीठन सराय गांव में इतना बार बहुत तेजी से पानी आ रहे हैं, जो गांव के लोग NH पर सहारा के लिए उतर रहे हैं, नाव के सहारा, और ब्लॉक से 3 नाव मिला है और 3 नाव से सक्सेस नहीं हो रहा है। इतना पब्लिक उतर रहा है ऐसे, और बहुत कठिनाई है इस गांव में, और छप्पर के ऊपर से पानी चल रहा है और सरकार को से कोई सुविधा अभी तक नहीं मिल रहा है। भोजन कुछ नहीं मिल रहा है। अभी कोई सुविधा नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से, न कोई सरकारी पदाधिकारी आदमी कोई आ रहे हैं। क्या मांग करते हैं? मांग तो हम लोग के यही है जो एक टेनी बांध बनवा दे और 4 लाइन से और लक्ष्मण सन्नी के दूरा तकला भरवा दे। दूसरा हम लोग का कोई मांग नहीं है। न उनसे भोजन पत्र मांगिए नहीं रहा है हम लोग के, सिर्फ रास्ता और एक टेनी बांध बनवा दे। नाव जो मिला है सरकारी स्तर पर मिला है? हाँ, सरकारी स्तर पर मिला है। तो भुगतान का क्या? भुगतान तो पिछले साल भी चला है तो नहीं मिला, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। और इस बार भी पेट में अन्न नहीं है। अभी तक 5 बजे से नाव चला रहे हैं, अभी तक पेट में अन्न नहीं है, फिर भी नाव चला रहे हैं अभी तक, और 10 बजे रात तक चलाना पड़ता है ना। नगर निगम परिसर में कामगार यूनियन के सदस्यों ने अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन के द्वारा 13 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को नगर निगम कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही नगर आयुक्त को मांग पत्र सौंपा। धरना को संबोधित करते हुए कामगार संघ के अध्यक्ष अशोक रॉय ने कहा कि कोरोना के दूसरे लहर के दौरान काम करने वाले शहरी निकाय के सभी श्रेणी के कर्मियों को दोनों महामारी अवधि का 2 माह का वेतन, मानदेय एवं मजदूरी के समतुल्य प्रोत्साहन राशि के रूप में नहीं दिया गया है। यदि हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। तब भी सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 17 अगस्त से सभी सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। महासंघ का कार्यक्रम है जो मजदूर का शोषण हो रहा है, ठेका प्रथा किया जा रहा है। ये जो देखिए कि कोरोना भत्ता दिया गया है, मुजफ्फरपुर नगर निगम में कोरोना भत्ता 15 दिन का दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को 2 माह का दिया गया है
जो मेरा महासंघ कहता है कि इन कर्मियों को भी 2 माह का कोरोना भत्ता दिया जाए, क्योंकि ये लोग भी जान जोखिम में डाल करके कोरोना में कार्य किए हैं। 7वें वेतनमान बिहार में मिल रहा है, फिर यहाँ कर्मचारियों को 7वें वेतनमान नहीं मिल रहा है। ठेका पर ड्राइवर बहाल किया जा रहा है, ठेका पर लेबर बहाल किया जाता है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। EPF का पैसा कट रहा है, लेकिन फिर भी कर्मचारी को पता नहीं है कि उसको EPF का पैसा कितना कटता है। नगर निगम से 1000 इन लोगों का कटना है तो 1300 रुपया उसमें नगर निगम को जमा करना है, जो यहाँ के नगर आयुक्त महोदय नहीं जमा कर रहे हैं। ये मजदूर का शोषण है। इसके तहत महासंघ ने ये सारे मांग को उठाया है और सारे मांग के बारे में हम लोग का जो कार्यक्रम है, आज मेरा पूरा बिहार लेवल पर धरना प्रदर्शन है, मांग पत्र सौंपेंगे। उसके बाद 15 तारीख को कल्याणी चौक पर बालखाना वर्कशॉप से मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री का पुतला दहन कल्याणी चौक पर करेंगे। 25 तारीख को मेरा पटना में 1 दिवसीय धरना है। इस तरह से कार्यक्रम करके 16 अगस्त को संध्या में मशाल जुलूस है। बेला में विधिवत तरीके से कनक विला का शुभारंभ किया गया। इस विला में सभी प्रकार की लग्जरियस सुविधा उपलब्ध है। MIC बेला में 25,000 स्क्वायर फीट की जगह के साथ शहर का शानदार बैंक्वेट हॉल कनन विला का शुभारंभ किया गया। शादी और अन्य आयोजनों को शानदार बनाने के लिए पर्याप्त जगह और सुविधा के साथ कनन विला में लॉन, स्विमिंग पूल, फाउंटेन और सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। 20 कमरों के साथ पूर्णतः प्राकृतिक वातावरण में कनन विला में लग्जरी माहौल आने वाले लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। पुनीत भारती और विकास भारती दोनों भाइयों ने मिलकर कनन विला का निर्माण करवाया है। विकास भारती ने बताया कि मीटिंग, बर्थडे पार्टी और शादी विवाह के आयोजन के लिए मिठनपुरा बेला और शेरपुर इलाके में एक बैंक्वेट हॉल की लोगों को बेहद आवश्यकता महसूस हो रही थी, जिसे हम दोनों भाइयों ने मिलकर पूरा करने का प्रयास किया है। मिठनपुरा बेला, ये सब सतपुरा एरिया में और शेरपुर अपने बगल में शेरपुर भी है, उस सब एरिया में अच्छे बैंक्वेट हॉल की मेरे को कमी समझ में आई थी। यही सब इच्छा हुआ और आपने इसी मकसद से शुरुआत किया। क्या क्या खासियत है इस बैंक्वेट हॉल? सर, इसमें हमने आगे मतलब हमारे पास 25,000 स्क्वायर फीट एरिया का अपना ये पूरा कैंपस है, जिसमें 2 लॉन है, आगे भी लॉन है, पीछे भी लॉन है। अभी फ़िलहाल 9 कमरे हैं, लेकिन कुछ दिनों में ये 15 कमरे में हम लोग इसको तब्दील कर देंगे। नीचे हॉल है, बैंक्वेट हॉल है, ऊपर हॉल है, टेरेस आपको मिलेगा। पार्किंग स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा पार्किंग एरिया भी अपने पास। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है तो ऐसा नेचर को साथ में रखने का, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एरिया हम लोगों ने डेवलप किया है। ग्रीनरी आपको एवरीवेयर मिलेगी। पूरा कैंपस आपको नारियल के पेड़ वगैरह से है और प्लांटेशन किया हुआ है। एटमॉस्फेयर आप ये अच्छा देने का कोशिश किया है हम लोगों। और सिक्योरिटी के साथ फुल्ली AC? हाँ सर, एयर कंडीशनर तो अब ज़रूरी हो गई है, तो समय का मांग है। ग्राहकों को क्या छूट दीजिएगा ओपनिंग अवसर? सर, ग्राहकों को सर अच्छा से अच्छा सेवा का मौका देंगे और हॉस्पिटैलिटी मतलब उनको समझ में आएगा कि हमारा निर्णय सही रहा। और छूट तो यही सब समय के हिसाब से तो यही है। रिस्पॉन्स क्या करने सर? रिस्पॉन्स सर तो आप आए हैं, आपको खुद समझ में आ रहा है कि रिस्पॉन्स कैसा मिला है। और मैं जो सभी लोग जो आए हैं हमको और जो नहीं आ पाए हैं कोविड के पीरियड में, सबों का धन्यवाद। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और
आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर अखिल भारतीय समन्वय समिति के सदस्यों ने बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। पेट्रोलियम पदार्थों और रसोई गैस की कीमतों के साथ ही आवश्यक वस्तुओं के दाम में हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ गुरुवार को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर देशव्यापी आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार से महंगाई कम करने की मांग की है। संघ के नेता अर्जुन कुमार ने कहा कि केंद्र में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से देशवासी परेशान हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुओं में मूल्य वृद्धि से सभी वर्ग परेशान हैं। एक तो पहले ही कोरोना काल की मार झेल रहे देशवासी, उस पर महंगाई की दोहरी मार ने कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री में मूल्य वृद्धि से लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। केंद्र की भाजपा सरकार अमीरों को फायदा पहुंचा रही है और गरीबों का शोषण कर रही है। देश में बढ़ती महंगाई से लोग त्रस्त हैं और मोदी जी मस्त हैं। के दावों में जो वृद्धि हुई इस पर लगाम लगावे, अन्यथा देशव्यापी पुरजोर आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। क्या मांगे हैं मुख्य आप लोग की? मांग है हमारा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का दाम टैक्स घटाकर आधा किया जाए, तीनों काला कृषि कानून वापस लिया जाए, सभी आवश्यक वस्तुओं को MSP के दायरे में लाकर उसकी गारंटी। बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने से बेनीबाद ओपी परिसर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया, जिसके बाद ओपी में तैनात पुलिसकर्मी के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई। जिले में लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में बागमती नदी उफान पर है। नदियों के जलस्तर बढ़ने से जिले के कई पंचायतों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। वहीं बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने से बेनीबाद ओपी परिसर में पानी का फैलाव हो रहा है। अगर पानी की रफ्तार तेज हो रही है तो परिसर के अंदर भी पानी घुस सकता है। पानी परिसर में घुसने से पुलिस पदाधिकारियों का रहना और काम करना सब अस्त व्यस्त हो चुका है। जरा देखिए फरियादी और बेनीबाद थाना की पुलिस ने क्या कुछ कहा। थाना परिसर में पानी घुस गया। किस तरह की स्थिति बनी हुई है? स्थिति भयावह। रूम में भी पानी है क्या? हाँ, घुसने वाला है। अगर मान लीजिए कोई फरियादी आता है तो किस तरह से, वो लोग भी तो पानी नहीं है। हाँ, उसको पानी में हिल के आना पड़ता है, उसके बाद उससे बातचीत किया जाता है। से आए हैं थाना पे कुछ काम है? हाँ, थाना पर कुछ काम है। तो पानी क्या लग रहा है कि थाना परिसर में पानी तैरते हुए इस तरह से? थाना पानी तैरते हुए है, बहुत घुटना भर पानी है। घुटना भर पानी है। हाँ, पानी और तेज ही है, पानी बढ़ ही रहा है। क्या हथौड़ी थाना क्षेत्र के रागिब आलम को धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने बाइज्जत बरी करने के बाद इंसाफ मंच के राज्याध्यक्ष ने यूपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कानपुर धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस के द्वारा जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के रागिब आलम को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। लखनऊ हेडक्वार्टर में 7 दिन पूछताछ करने के बाद गुरुवार को रागिब आलम अपने पिता मोहम्मद इफ्तिखार आलम के साथ वापस लौटे। इसी क्रम में हरिसभा स्थित माले जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के द्वारा राज्य अध्यक्ष सूरज कुमार सिंह ने बताया कि धर्मांतरण मामले में यूपी चुनाव को लेकर योगी सरकार का एजेंडा है कि धर्मांतरण कानून भाजपा और संघ परिवार का राजनीतिक एजेंडा है। इसी राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए NIA ATS का इस्तेमाल भाजपा सरकार कर रही है। जो रागिब आलम बोल सुन नहीं सकता है उसको धर्मांतरण के मामले में ATS गिरफ्तार करती है। यह तानाशाही और फांसीवादी कदम है। यही बात थी और आज भी हम लोग यही बात कह रहे हैं कि NIA और ATS का इस्तेमाल भाजपा राजनीतिक विरोधियों को फंसाने के लिए करती है, अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए कर रही है। NIA फादर स्टैंड को उठा लेगा, 84 साल के उस आदमी को उठा लेगा जो आदमी ठीक से पानी तक नहीं पी सकता, और उस पर आरोप क्या लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में वो आदमी शामिल है। जो आदमी ठीक से पानी नहीं पी सकता वो आदमी प्रधानमंत्री की हत्या में शामिल है। इसी तरीके से जो आदमी न बोल सकता न सुन सकता है उस आदमी को जो है यूपी एटीएस ने जो है धर्मांतरण कानून में ये धर्म परिवर्तन वाले मामले में उठाया ये, और एक बड़ा
मतलब जिस बच्चे को बड़ी मेहनत से के साथ पढ़ाया गार्जियन ने और पैसा खर्च किया। और मैं तमाम लोगों को बतला दूं कि जो भी जो भारत में जो डेफ बच्चों को जो पढ़ाने वाली जो संस्थाएं हैं, ये कोई भी संस्था पूरे देश में किसी मुसलमान के द्वारा संचालित नहीं होते हैं। ये सब का सब या तो वहाँ पर हिंदू है और नहीं तो फिर कोई क्रिश्चियन है, नहीं तो फिर साउथ के लोग हैं। कोई भी वहाँ पर मुसलमानों का कोई इंस्टीट्यूट इस तरीके का नहीं है जो डेफ बच्चों को पढ़ाता है या उसको सिखाता है। इसलिए हम लोग का ये साफ मानना है, कहना है कि रागिब आलम का जो एक मानहानि हुआ, आपने इस बच्चे को बदनाम किया समाज के सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने। कल होके इसका क्या होगा? कल होके क्या होगा? अगर इसको रोजगार नहीं मिलेगा, अगर इसको कोई काम नहीं देगा, तब फिर क्या होगा? इसलिए ये सरकार की जिम्मेवारी है कि जब आप किसी का मानहानि करते हैं और जब वो क्लीन चिट लेकर आता है तो आप उसके बारे में ध्यान कीजिए। आप उसको सही तरीके से उसे ये देने का काम करिए। और हम लोग इस तरीके के कई मामलों को पहले भी देख चुके हैं कि ये रहता कुछ नहीं है, मामले में रहता कुछ नहीं है। और जब चुनाव का समय आता है तब इस तरीके की तैयारी जो है मोदी सरकार करती है और उनकी योगी जी की सरकार भी करती है। इसलिए हम लोग का इंसाफ मंच का स्पष्ट कहना है कि अगर आप NIA और ATS जैसी संस्थाओं को भी अगर आप पॉलिटिकल अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए करिएगा तो फिर हम NIA और ATS के खिलाफ भी लड़ेंगे। वहीं रागिब आलम के पिता वर्तमान मुखिया मोहम्मद इफ्तिखार आलम ने पूरे मामले को लेकर कहा है कि विगत 14 दिनों से ATS के द्वारा मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हजारों लोगों का फोन आता है। मेरा बच्चा, पहले भी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि मेरा, और सूरज जी भी बताए हैं, मेरा लड़का डेफ एंड डम है लेकिन पढ़ा लिखा है। 2 साल पहले ज्योति मूक बधिर विद्यालय में ये कार्यरत थे टीचर के रूप में। इनको वहाँ उस स्कूल को छोड़े हुए कंप्लीट 2 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन जनवरी फरवरी में उस स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा धर्म परिवर्तन कर लेता है और इस आधार पर कि उस स्कूल में कौन कौन मुसलमान टीचर काम कर रहे थे और कौन कौन मुसलमान लड़का पढ़ रहा था, उन तमाम मुसलमान बच्चों को और उन तमाम कर्मियों को जो देश के विभिन्न हिस्से से आके वहाँ पर काम कर रहे थे, उन लोगों को बुलाया जा रहा है पूछताछ करने के लिए, शक की बुनियाद पर कि ये मुसलमान हैं, हो सकता है इन लोगों ने उसको उत्प्रेरित किया हो मुसलमान बनने के लिए। इसी बुनियाद पर हमारे भी बेटा को धारा 160 के तहत नोटिस दे करके यूपी बुलाया गया और हम पहला डेट पर ही तीसरे दिन हम अपने बेटा को लेकर के यूपी गए। वहाँ पे पूछताछ का काम 3 दिन में कंप्लीट हो गया, लेकिन हमको वहाँ से 8 दिन में रिलीज किया गया। 5 दिन समय मेरा व्यर्थ व्यतीत हुआ और वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हमको बुलाया गया ATS के द्वारा, तो ATS के द्वारा हमको मेरे रहने सहने की व्यवस्था की गई थी। हम होटल में ठहरते थे, होटल में खाते थे, प्रतिदिन जो है सो उनके ऑफिस में जा कर के बैठते थे और शाम में ये कह के कि ठीक है नेक्स्ट डे आपको रिलीज करते हैं, आज 1 दिन और आप रुक जाइए। एक तो मामला ये है। दूसरा मामला ये है जो हमको सबसे ज़्यादा अखर रहा है कि सभी राज्यों में ATS की व्यवस्था है, ATS का गठन किया गया है। स्टेट पुलिस के ही कुछ पदाधिकारी और सिपाही को चुन करके ATS का गठन किया गया है। एक पूरे यूपी में एक ATS थाना है मात्र, उसमें मुकदमा इस तरह का दर्ज होता है। देश के विभिन्न हिस्से से आप लोगों को बुलाते हैं और लखनऊ में रख करके उससे पूछताछ करते हैं। क्या ये जो है सो कहीं से उचित लगता है? क्यों नहीं ATS वाले को अगर पूछना रहता है किसी से, फर्ज कर लीजिए रागिब आलम से ही पूछना था, आप मुजफ्फरपुर में व्यवस्था करते, हम अपने घर से आके आपको जो है सो हम अपना बयान दर्ज कराते और आपको जितना स्तर का जांच वहां पे आप कर रहे थे वो सारा जांच आप यहां भी कर ले सकते थे। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं करके इतना दूर से लोगों को बुलाया जाता है। हर आदमी सक्षम नहीं है इस बात के लिए जो मतलब देश के किसी राज्य से जाकर के लखनऊ में जो है सो उनको ये चीज़ बता सके।
इसलिए हमारी मांग है बिहार सरकार से खास तौर से कि आप इस पर रोक लगाइए और बिहार में ऐसी व्यवस्था करिए, अगर दूसरे राज्य की कोई पुलिस, चाहे ATS हो, NIA हो, कोई भी हो, अगर किसी से सिर्फ पूछताछ करने के लिए किसी को बुलाती है तो उसको बिहार में ही कोई व्यवस्था करवाइए, जिससे वहां पर वो आदमी आसानी से जाकर के अपनी बात अंकित करा सके, दर्ज करा। 2019 में निगम क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त किया गया था, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर के सभी घरों में लगभग शौचालय निर्माण का काम पूरा हो चुका है और 2019 में निगम क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। आइए आज हम आपको निर्माण जो ODF घोषित किया गया है उसकी सच्चाई दिखाते हैं। 2016 में वार्ड संख्या 41 में सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ था, जो सामुदायिक शौचालय आज तक नहीं खुला और इसके ठीक बगल में एक नए डुप्लेक्स सामुदायिक शौचालय का निर्माण शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर वार्ड संख्या 49 में 2 मंजिले सामुदायिक शौचालय का निर्माण 2017 में शुरू हुआ था। पुरानी गुदरी भलखाना रोड स्थित इस सामुदायिक शौचालय को नगर निगम के सफाई कर्मियों के इस्तेमाल में आना था, पर आज तक इस सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। मोहल्ले के लोग आज भी खुले में शौच जाने को मजबूर है और मजे की बात यह है कि 4 से 5 साल पूरे होने के बावजूद जब इन सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है और वहीं दूसरी ओर नगर निगम एक सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए जगह की तलाश कर रही है। एक तरफ जहां पुरानी सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरा नहीं होता है, वहीं दूसरी ओर नए शौचालय का निर्माण हो पाएगा या नहीं, इसे लेकर लोगों में संशय बना हुआ है। और यह सिर्फ 2 वार्डों का हाल नहीं है। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में इसी प्रकार आधे अधूरे सामुदायिक शौचालय का निर्माण कर छोड़ दिया गया है। सलम बस्ती है और इसके बगल में ही नगर निगम वर्कशॉप है और यहीं से पूरे शहर की सफाई की व्यवस्था होती है और इसी मोहल्ला में आज ये 4 साल पहले इसका शिलान्यास हुआ और आज तक अधूरा निर्माण पड़कर रह गया है। ऐसा लोग है कि लोग खुले में सड़क किनारे बैठते हैं, आसपास बैठते हैं, ताकि दूसरे लोग के मोहल्लों को भी लोग को दिक्कत होता है। लोग खुले में जब बैठते हैं, साल पहले बना है सर, 4 साल पहले बना। हम लोग नगर निगम के आदमी हैं, हम लोग के शौचालय इधर उधर बैठते हैं, अवस्था नहीं है। 4 साल पहले बन के आधा अधूरा करके छोड़ दिया। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।